नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि मैं मनोज मुसाफिर किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं विचारधारा की बात करता हूं। मेरे लिए सामाजिक न्याय जरूरी है, मेरे लिए अपने समाज का आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास जरूरी है। पार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए कोई व्यक्ति भी मायने नहीं रखता। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे विचारों से वो संबंध नहीं रखता है तो मैं उस व्यक्ति से थोड़ा सा मेल मिलाप भी कम कर देता हूँ, क्योंकि मैं मिशन का आदमी हूँ, मैं किताबों का आदमी हूँ। जो मैं बोलता हूँ और जो मैं करता हूँ वो किताबें पढ़ने के बाद बोलता हूँ और किताबें पढ़ने के बाद करता हूँ। नहीं तो भला अच्छा खासा एक केमिस्ट्री का टीचर प्राइवेट में अपना जीवन यापन करने वाला उस फील्ड को छोड़कर और धीरे धीरे इस फील्ड में सामाजिक न्याय करने के लिए, समाज को चेतना जगाने के लिए क्यों आता। मैं आया तो सबसे मुझे अपने जो प्रोफेशन था मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ तो हर बिरादरी के बच्चे हैं। लेकिन चूंकि मैं किताब पढ़ चुका था और किताब पढ़ने के बाद आदमी का एक मिशन हो जाता है। जब मैंने अम्बेडकर को पढ़ा, जब मैंने गांधी को पढ़ा, मैंने कांशीराम जी को पढ़ा, तो मैंने सोचा वो लोग भी तो इतने अच्छे पद पे थे, गांधी जी भी इतने अच्छे बैरिस्टर थे विदेश में, बताइए उस जमाने में। कांशीराम जी सरकारी नौकरी छोड़ के आए। तो मैं कुछ सोच समझ के मिशन के साथ आया और इसमें सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा मेरा मिशन है। मैं बार बार कई वीडियो, सैकड़ों वीडियो मेरे पड़े हैं चैनल पे, आप देखिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे लिए सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। मैं जातिगत जनगणना का पक्षधर हूं और जब कल मोदी जी ने जातिगत जनगणना बनाया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे लगता है कि उस समय मेरे पास अगर पैसे बहुत ज़्यादा होते मैं सेलिब्रेशन की पार्टी रखता, लेकिन मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब बिना भेदभाव किए, बिना धांधली किए मोदी जी जातिगत जनगणना करके रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर देंगे। क्योंकि 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया। हम और आप नहीं जानते, लेकिन हम सभी को इतना मालूम है कि जो आरएसएस और बीजेपी आज तक और कांग्रेस आज तक राष्ट्रवाद के नाम पे, सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे जो तमाम अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा नहीं दे रही थी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उसके रास्ते खुलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जातिगत जनगणना से तुरंत मिल जाएगा। आप पूछ सकते हैं कि जातिगत जनगणना से क्या हो जाएगा, तो मैं बता सकता हूं कि उसके रास्ते खुलेंगे। हमको ये मालूम चल जाएगा, जिस विधानसभा से हमको तमाम साथी फोन करते हैं, कहते हैं सर मेरे विधानसभा में 40,000 हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे कभी अपने समाज का व्यक्ति नहीं बन पाया एमएलए एमपी। बाकी दूसरी जो 5,000 की आबादी वाले सवर्ण समाज के लोग हैं, पार्टी के हाईकमान को बताते हैं कि हम लोग 70,000 हैं। 5,000 की जनसंख्या वाले 70,000 बायोडाटा में बता के वहाँ टिकट अपने अप्रोच के दम पे ले लेते हैं। उसका पिटारा खुल जाएगा और उसकी झूठ उजागर हो जाएगी, फिर वो झूठ बोल के आपके ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। आज तक आपको सनातन के पर्दे में, हिंदुत्व के पर्दे में, जो उस पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था, उस खेल को पर्दा मोदी जी ने खोल दिया है। आप समझते हैं कितना आसान डिसीजन है जो आज़ादी के बाद आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसमें आधी पार्टी ब्राह्मणवाद की जनक है, लेकिन राहुल गांधी जी ने हिम्मत दिखाई, माहौल बनाया। राहुल गांधी जी ने, अखिलेश और तेजस्वी लालू जी ने भी माहौल बनाया साथ साथ, लेकिन राहुल गांधी जी का भरपूर योगदान है। जब उन्होंने तेलंगाना में जनगणना कराया तो उससे माहौल बनने लगा और हर रैली में, हर अपने सभा में जब कहने लगे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और जब संसद में दहाड़ दिए कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी, तो आपको क्या लगता है कि उनका ये देन नहीं था? उनका भी देन था। लेकिन मोदी जी ये सब जानते हुए भी जातिगत जनगणना कराए, निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए। जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी घोषणा की है, घोषणा हुई ये तो होगी ही, लेकिन बशर्ते बस ये ध्यान देना है कि कोई सवर्ण समाज के लोग कोर्ट में जानते ही कौन बैठा है, कोर्ट जाके इस पर कहीं कोई रोक ना लगा दें। दूसरी चीज कि जब इसमें कोई धांधली ना हो, फ्रेश हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो पूरी तरह से, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के लिए करना आसान है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जातिगत जनगणना हो गई तो समाज मोदी जी को आजीवन पूजेगा, लेकिन आरएसएस और बीजेपी मोदी जी को नहीं पूजेगी। आप अगर ट्विटर हैंडल चलाते होंगे तो ट्विटर हैंडल पे देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के बारे में क्या क्या लिख रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी ने ये डिसीजन लिया। टीवी अगर देख रहे होंगे तो जितने भी सवर्ण समाज के एंकर हैं, सब एंकर वही हैं, या तो ब्राह्मण, या तो क्षत्रिय, या तो कायस्थ, या तो भूमिहार। आप उनको देखिए वो किस प्रकार से आपके मूड को चेंज कर रहे हैं, आपके विजन को, आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखिए उनको कितना उनको दुख हो रहा है। आप उनके दुख को देखकर समझ सकते हैं कि उसमें आपका प्रोग्रेस, आपका ग्रोथ कितना ज़्यादा है। जातिगत जनगणना जब होगी, आपकी आबादी सही मिल जाएगी तो आपके लिए सामाजिक न्याय का रास्ता खुल जाएगा। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी तो जो आपका हक दूसरी लोग प्रबल और मजबूत जातियाँ ओबीसी में भी ले रही हैं, वो नहीं ले पाएंगे। जातिगत जनगणना हो जाएगा तो आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। अगर आप तेली, तंबोली, लोहार, कुहार, नाई, भिंड, हलवाई, नुनिया की जात से हैं और आप ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत अध्यक्ष बाहुबली के सामने नहीं लड़ पाते, आप नामांकन नहीं कर पाते, आपका टिकट नहीं फाइनल होता है, तो आप चुनाव लड़ पाएंगे जब आपके लिए सीटें आरक्षित हो जाएगी। ये रास्ता खोलेगी जातिगत जनगणना। आपके लोग प्राइवेट सेक्टर में उच्च पदों पे पहुंचेंगे, आपके लोग न्यायालय में उच्च पदों पे पहुंचेंगे, आपके लोग मीडिया संस्थान में उच्च पदों पे पहुंचेंगे, आपके लोग ब्यूरोक्रेसी में ऊंचे पायदान पे होंगे, जहां से आपकी किस्मत डिजाइन होती है। आप क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, कैसे नौकरी करेंगे, ये डिसाइड ब्यूरोक्रेसी के लोग करते हैं, जहां पे आप नदारद हैं। देश में क्या होगा क्या नहीं होगा ये माहौल बनाया जाता है मीडिया के द्वारा, जहां पे आप नदारद हैं। कोई डिसीजन लागू होगा नहीं लागू होगा, जजमेंट सुनाया जाएगा कोर्ट के माध्यम से, जहां पे आपकी संख्या, आपके लोग नदारद हैं। इसका रास्ता मोदी जी ने खोला है। इस रास्ते को समझिए कि वो आरएसएस और बीजेपी में होते हुए भी कितना कठिन कार्य है। कुछ मैं नेताओं की आपको स्पीच सुनाता हूँ, सुनाता हूँ, सुनिएगा तो समझ में आ जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री इस समय नए निकले हैं सनातन के नाम पे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दिनों पहले पूछा क्या जातिगत जनगणना होगी, तो उन्होंने बोला नहीं हो सकती, युद्ध छिड़ जाएगा। मुझे धीरेन्द्र शास्त्री की बात पे याद आता है जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था और ओबीसी पिछड़े वर्ग के लिए नौकरी के रास्ता खोला गया था। 1990 से पहले जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू थी तो बताइए ना आपके परिवार से कितने लोग सर्विस में थे, नौकरी में थे, बताइए। आप सुन रहे हैं तो बताइए, और दूसरे लोगों को भेज के बताइए मुझे कितने लोग नौकरी में थे। सभी की नौकरी 1990 के बाद ही तो लगी ना। लेकिन इस नौकरी के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने विरोध किया, जगह जगह दंगे हुए। जातिगत जनगणना में भी धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं गृह युद्ध, लेकिन ये नहीं जानते कि मोदी जी की सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ टीवी चैनल वालों ने जितना बोलना था बोलते थे, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया होने की वजह से वो माहौल नहीं बना सकते जो पहले 90 के दशक में बना लिए थे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का स्पीच थोड़ा सुन लीजिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा, जनसंख्या की जनगणना से देश प्रगति की तरफ जाएगा। अभी तेलंगाना में उन्होंने दिया है और ओबीसी को 42% आरक्षण दे दिया है। वो सरकारों का अपना अपना निजी काम है, पर हम तो स्वतंत्र हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर हम अपनी बात रख सकते हैं। जातिगत जनगणना से देश दंगा की स्थिति में जाए। धीरेन्द्र शास्त्री के कथा में आप जाते हैं, आप दान करते हैं,
और आप उन खुशी खुशी सनातन की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि राष्ट्रवाद और सनातन में आपकी पोजीशन भी मायने रखती है। इनके आगे बढ़िए। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, टोल टैक्स के जनक, जगह जगह टोल टैक्स लगा के वसूली करने वाले और जगह जगह पूरे मीडिया में एक लोगों के, पत्रकारों के माध्यम से अपने आप को सुपर हीरो दिखाने वाले नितिन गडकरी जी जाति के बात पर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनकी बात सुन लीजिए। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने बोला जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है। क्या कह रहे हैं ये, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। इनकी ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं ये। इनके कई इंडस्ट्रीज, उद्योग चलते हैं, इनके बेटे संभालते हैं, इनकी पत्नी संभालती हैं और पता नहीं कितने वर्षों से विधायक, सांसद, मंत्री हैं, लेकिन ये किसी और को नागपुर से नहीं आने देना चाहते। ये नहीं चाहते कि कोई और आगे बढ़े, मक्खन और मलाई अपने लाना चाहते हैं और आपको नमक रोटी देना चाहते हैं। आपको कहते हैं माड़ भात खाओ और अपने रेस्टोरेंट में 5 स्टार में, घर में 5 स्टार जैसा खाना खाएंगे और आपको कहेंगे जाति की बात मत करो, क्योंकि उस पर हक और अधिकारी अपना समझते हैं। इन लोगों के बीच में मोदी जी ने लागू किया, इसको मामूली समझ रहे हैं आप। उसके आगे बढ़िए। आप योगी आदित्यनाथ जी, जो हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के जनक हैं, जिनको आप सनातन के जनक मानते हैं, देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। कोई किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। कह रहे हैं कि ये सनातन की परंपरा को तोड़ देगा, राष्ट्रवाद की परंपरा को तोड़ देगा। सनातन और राष्ट्रवाद आप ही से और हमसे मिलकर बनता है ना। जब हम खुश नहीं रहेंगे तो राष्ट्रवाद और सनातन कैसे खुश रहेगा, सोचना चाहिए। आप, मोदी जी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया भजनलाल शर्मा जी को। भजनलाल शर्मा जी क्या विचार क्या था जातिगत जनगणना पे, देख लीजिए आप। ये जातिगत जनगणना को लेकर बार बार केंद्र में भी बात होती है, राजस्थान में भी बात होती है, राहुल गांधी जी भी बात करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस मुद्दे को, और राजस्थान के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? देखो, मैंने अभी अभी आपसे कहा, क्योंकि ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है। और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा इनकी नीयत में यही खोट रहता है, और नीयत में खोट ही नहीं, आप सबने देखा है कि जिस तरह से इनका कुछ भी हो सत्ता चाहिए। इसी बहुत बड़ा अंतर है राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने का और राष्ट्र को बरगला करके चुनाव जीतने का, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना की बात करने से देश जातियों में बढ़ जाएगा? क्योंकि आंकड़े 2011 में की सेंसस में भी आए थे, लेकिन रिलीज नहीं हुए थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय ऐसा है जी कि इसको अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो इसमें आप देखते हैं कहां तक ले जाएंगे इसको। हम सिर्फ बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, देश की बात करें। यूपी में बीजेपी, इस वीडियो में क्या देखा आपने? भजनलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, जातिगत जनगणना से राष्ट्रवाद, राष्ट्र का विखंडन होगा, पीछे रह जाएगा। अब भाई बात ये होती है कि जब कोई अदना सा व्यक्ति, तेली का बेटा, तमूली का बेटा, लोहार कुहार नाई का बेटा, जब अगर वो संसद भवन में, विधानसभा में संख्या में पहुंचेगा, तो बताइए कैसे राष्ट्रवाद और सनातन कमजोर होगा, कैसे देश पीछे जाएगा? ब्यूरोक्रेसी में प्रमुख सचिव जब बनेगा तो कैसे देश पीछे जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा तो कैसे पीछे जाएगा? आप हमको बताइए। आपके विधानसभा में
कोई नाई और लोहार कुहार तेली तमोली का बेटा हिम्मत कर पाता है चुनाव लड़ने की? आपका मामला पड़ता है तो आप किस ब्लॉक प्रमुख के पास जाते हैं? आप जिस जिले से संबंध रखते हैं उस जिले में अगर 5 विधानसभा हैं तो मुझे बताइए उस 5 विधानसभा में किस जाति के लोग हैं? कौन से नेता हैं आपके विधानसभा में, आपके जिले में, जिसके आगे पूरा जिला नतमस्तक है? एनालिसिस करिए ना, एनालिसिस कीजिए। आप जिस गांव से हैं उस गांव में किसकी चलती है, कौन पंचायत करता है, कौन पुलिस चौकी थाने पे आपके पैरवी के लिए उसके यहाँ लाइन लगती है, पैर छूना पड़ता है, किसके यहाँ दरी पे बैठना पड़ता है, आपके जिले में कौन नेता है, किस जाति का है, आप उसका मूल्यांकन करिए। अगला स्टेप है मोदी जी से निवेदन करूंगा कि मोदी जी जातिगत जनगणना का बहुत अच्छा कदम है, जो आज आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया था, आपने कर दिया, इससे सुनहरा कुछ नहीं हो सकता। और जब मैं तमाम आपकी पार्टी के बड़े लेवल के लोगों को देख रहा हूँ नाराज़गी, रोते बिलखते नाराज़गी, तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। लेकिन डर इस बात का है कि वो लोग दबाव बनाएंगे तो दबाव में पीछे मत हटिएगा, टाल मत दीजिएगा, एक जुमला मत शामिल कराइएगा, इसको जल्दी ही 2-4 महीनों में करा के ख़त्म करिए, जिससे आने वाले लोगों का रास्ता खुले। और आगे चलकर आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आपके पास है, राष्ट्रपति महोदया जी को रिपोर्ट जस्टिस रोहिणी के नेतृत्व में सौंपी जा चुकी है। आप उस रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, क्योंकि ओबीसी में भी जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी के आगे छोटी छोटी जातियों, लोहार कुहार, नाई, बिंद, मल्ला, तेली तमोली की नहीं उतनी पोजीशन अच्छी है मोदी जी कि उनके सामने पर्चा भी दाखिल कर सके, उनकी तरह घी मक्खन भी खा सकें, उनकी तरह खेती जायदाद और जमींदार भी हो सके। आप उसका सामाजिक न्याय करना आपका ही काम है। आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कीजिए जातिगत जनगणना के बाद, जिससे कि रास्ता खुल जाए और ये जातियां भी आने वाले समय में सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी पाए।